नन्ही बच्ची जिसका नाम प्रीति होता है, उसकी बातें टीचर कृष्णा देवी की समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए टीचर ने बच्ची की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। स्कूल में आने वाला लगभग प्रत्येक नया बच्चा मन न लगने की बात किया करता है, मगर प्रीति ने जिद ही पकड़ ली तो उन्हें उसकी बातों पर तवज्जो देनी पड़ी। प्रीति ने उनसे कहा कि वह उस छोटी क्लास में न बैठकर ऊपर बड़ी कक्षा में बैठेगी। कृष्णा देवी ने बच्ची प्रीति से हंसते हुए कहा, उधर बड़े बड़े अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, इधर जैसी एबीसीडी नहीं। तो उनकी बात काटकर प्रीति बोली, हाँ मैं एबीसीडी नहीं, बड़े अक्षर ही लिखूंगी। टीचर कहने लगी, भला बड़े अक्षर कैसे लिख लोगी, अभी तो तुम्हें एबीसीडी भी नहीं आती। बच्ची प्रीति कहने लगी, आती हैं, मुझे सब कुछ आती हैं, लाओ मैं लिख कर दिखाऊं। टीचर कहने लगी, अरे प्रीति, तू तो एकदम से बड़ी हो गई। प्रीति चिल्लाकर कहती है, मैडम मैं प्रीति नहीं शीला हूँ। टीचर कहने लगी, प्रीति तो बहुत अच्छा नाम है, क्या तुम अपना नाम बदलना चाहती हो? प्रीति जोर देकर टीचर से कहने लगी, मेरा नाम प्रीति नहीं, आप मेरा नाम बदल रही हैं, मैंने बताया ना मेरा नाम शीला है। कृष्णा देवी आगे कुछ कहने के बजाय उस बच्ची को प्रिंसिपल के कमरे में ले गई। प्रिंसिपल पवन कुमार चौहान ने कृष्णा से पूरी बात सुनकर एक बार की गौर से बच्ची को देखा, फिर प्यार से उसे अपने पास बुलाते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी आपका? बच्ची ने एकदम संक्षिप्त उत्तर दिया, शीला। प्रिंसिपल पवन कुमार चौहान कहने लगे, मगर तुम्हारे मम्मी पापा ने तो दाखला करवाते समय तुम्हारा नाम प्रीति ही लिखवाया है। प्रिंसिपल से बच्ची कहती है, वो मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे बापू तो खूब लंबे हैं। प्रिंसिपल ने बच्ची से पूछा, क्या नाम है तुम्हारे बापू का? बच्ची जवाब देती है, मास्टर करण सिंह। प्रिंसिपल ने बच्ची से अगला सवाल पूछा, वो कहाँ और कौन से गांव में रहते हैं? बच्ची जवाब देती है, वो तो अपने गांव में रहते हैं। गांव के रूप में जिस नाम का प्रीति उल्लेख कर रही थी, वह प्रिंसिपल चौहान की समझ में नहीं आ रहा था। फिर इस तरह के नाम वाले गांव की बाबत उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। इस मामले में कृष्णा देवी की भी कमोबेश यही स्थिति थी। प्रिंसिपल चौहान कुछ देर खामोश होकर सोचते रहे, फिर प्रीति की ओर देखते हुए कृष्णा देवी से बोले, मैडम मुझे तो यह मामला पुनर्जन्म का लग रहा है। ज्यादा पूछताछ करने से बच्ची के दिमाग पर कोई गलत असर पड़ सकता है। आप चपरासी को भेजकर इसके माँ बाप को बुला लाएं और अभी इस सब की किसी से कोई चर्चा ना करें। टीचर कहने लगी, इसके पापा तो दिल्ली में नौकरी करते हैं, मम्मी घर पर होगी, मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ। प्रिंसिपल चौहान ने कहा, ठीक है, बच्ची को यहीं बैठी रहने दो और हाँ, इसके खाने को कुछ स्नैक्स वगैरह भिजवा दो। टीचर कृष्णा देवी बाहर चली गई। जिला सोनीपत हरियाणा के मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक नगर है खरखौदा। खरखौदा से लगभग 25 किलोमीटर के अंतर पर एक गांव बसा हुआ है जुआ। इसी गांव में एक किसान प्रभु दयाल हुआ करते थे। उनके परिवार में पत्नी मेवा देवी, 3 पुत्रियों के अलावा 2 लड़के थे, टेकराम और दयानंद। 10वीं पास करने के बाद टेकराम को दिल्ली के दूरसंचार विभाग में नौकरी मिल गई, तो जल्द ही प्रभु दयाल ने उसकी शादी सुनहरी देवी से कर दी। यह शादी 12 जून 1986 को जुआ गांव में संपन्न हुई थी। उन दिनों टेकराम दिल्ली में अकेले रहते थे और साप्ताहिक अवकाश पर गांव आ जाया करते थे। 23 जून 1987 को सुनहरी देवी ने एक पुत्री को जन्म दिया। नाम रखा गया कुसुमलता। कुसुमलता के जन्म के समय सुनहरी को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ा था। इसी बीच प्रभु दयाल के पेट पर फोड़ा हो गया, जो उनके लिए जानलेवा सिद्ध होता जा रहा था। कुसुम उस रोज पूरे 3 महीने की थी जब प्रभु दयाल का इसी फोड़े की वजह से देहांत हो गया। जिस वक्त उनकी मौत हुई रात्रि के 11:05 हुए थे। अगले दिन अंत्येष्टि के बाद टेकराम और दयानंद अन्य रिश्तेदारों के साथ घर लौटे तो देखा मेवा देवी करहा रही थी। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि प्रभु दयाल की तरह मेवा देवी के पेट पर भी ठीक वैसा ही एक फोड़ा निकल आया और वह उसी की वजह से तड़प रही थी। मेवा देवी को तत्काल जुआ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ले जाया गया। वहां के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सतवीर ने विधिवत परीक्षण करने के बाद कहा, यह तो जानलेवा हो चुका है, ऑपरेशन के लिए सोनीपत ले जाना होगा। उसी दिन मेवा देवी को सोनीपत ले जाया गया। सोनीपत के सरकारी अस्पताल में बिस्तर पर लेटी मेवा देवी खिड़की की तरफ मुंह करके किसी से बतियाती रहती थी। टेकराम ने इस संबंध में उनसे पूछा तो बोली, उधर तुम्हारा बाबू खड़ा है, उसी से बात करती हूँ, मुझसे अपने पास आ जाने को कह रहा है। प्रभु दयाल की मौत बुधवार को हुई थी। 3 दिन बाद शनिवार को दवाएं लेने से इनकार करते हुए मेवा देवी ने डॉक्टर से कहा, दवा देने से कोई फायदा नहीं। जिस वक्त टेकराम के पिता की मौत हुई थी, उसी वक्त आज मुझे भी चले जाना है। उस रात मेवा देवी का विशेष ध्यान रखा गया। 10 बजे टेकराम खाना खाने को रवाना हुए तो छोटे भाई दयानंद और उसकी पत्नी केला देवी को छोड़कर गए। 11:10 पर वह वापस लौटे तो देखा
दयानंद माँ की टांगे दबा रहा था। उस वक्त मेवा देवी के एक भाई मेहर सिंह भी टेकराम के साथ आए थे। उनकी निगाह बहन की खुली आंखों पर पड़ी तो वह चिल्लाकर बोले, इसकी तो आंखें पथरा गई। मेवा देवी का देहांत हो चुका था। जैसा उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया था, उनकी मौत पति की मौत के समय पर ही हुई। परिवार में यह एक अचंबा हुआ था। समय गुजरता गया। 10 जनवरी 1989 को टेकराम के यहाँ एक लड़के प्रदीप कुमार ने जन्म लिया। इसके जन्म के समय भी सुनहरी को भारी तकलीफ से गुजरना पड़ा। प्रसव करवा रही डॉक्टरों की टीम ने एक बार की तो साफ कह दिया, जच्चा अथवा बच्चा दोनों में से किसी एक को बचाया जा सकता है। मगर 20 दिसंबर 1990 को पैदा होने वाली प्रीति ने एकदम सुखद प्रसव का आभास दिया था सुनहरी देवी को। प्रीति अपने भाई बहन के मुकाबले कहीं अधिक सुंदर थी। इस बच्ची के जन्म के बाद परिवार में एक खुशी की बात यह हुई कि कहीं पर वर्षों से फंसी धनराशि ब्याज समेत एक मुश्त मिल गई। इन पैसों से टेकराम ने खरखौदा के वार्ड नंबर 7 में 300 गज का एक प्लॉट खरीद लिया। प्रीति 6 महीने की हुई थी कि टेकराम खरखौदा के उक्त प्लॉट पर मकान बनवाकर सहपरिवार रहने लगे। यहाँ से दिल्ली का रास्ता बस द्वारा महज 1.5 घंटे का था। लिहाजा टेकराम यहीं से सुबह ड्यूटी पर दिल्ली जाते और शाम को वापस लौट आते। 9 महीने की होते ही प्रीति सामान्य बच्चों से पहले चलने फिरने लगी। बोलना भी 1.25 साल की उम्र में सीख गई, मगर उसकी भाषा साफ न थी। काफी ज्यादा तुतला कर बोलती थी। प्रीति में एक खास बात यह भी थी कि वह शुरू से गंभीर स्वभाव वाली थी। वह हम उम्र बच्चों के साथ खेलने न तो वह घर से बाहर जाती थी, न ही घर में भाई बहन के संग खेलती थी। बस चुपचाप घर के एक कोने में बैठी रहती थी। बोलने के मूड में आती तो घंटों बोलती रहती, मगर उस समय उसके द्वारा बोला गया एक भी शब्द सुनने वाले की समझ में नहीं आता था। 2.5 साल की हो जाने के बाद प्रीति की आवाज कुछ साफ हुई, मगर किसी को अपनी बात पूरी तरह समझा पाना अभी भी उसके बस में था। आखिरकार 4 साल की उम्र में प्रीति के शब्द स्पष्ट हुए। तब उसने एक बात दोहराना शुरू की, उसका नाम प्रीति न होकर शीला है और वह माजरा गांव की रहने वाली है। वहां उसके पिता का काफी बड़ा मकान है। अपने पिता का नाम वह मास्टर करण सिंह साफ बताती। टेकराम पढ़े लिखे थे। दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करने के कारण जमाने की बहुत सी बातों से परिचित भी थे। लिहाजा उन्हें भी समझते देर न लगी कि प्रीति अपने पूर्व जन्म की बातें करती है। बेटी के भविष्य को देखते हुए उन्होंने प्रीति के अबोध मन से पिछले जन्म की यादें मिटाने के प्रयास किए। कालांतर में टेकराम ने प्रीति को हिंदू शिक्षा सदन में नर्सरी कक्षा में दाखिला करवा दिया। उनका विचार था कि स्कूल में बच्ची को संगत मिलने पर प्रीति धीरे धीरे अपना पिछला जन्म भूल जाएगी। यह बात जनवरी 1995 की है। मगर प्रीति अपने नाम वगैरह पर शुरू ही के दिनों में अपनी अध्यापिका कृष्णा देवी से उलझ गई। कृष्णा देवी ने उस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल पवन कुमार चौहान से बात की तो उन्होंने प्रीति की मां को अपने दफ्तर में बुलवा लिया। सुनहरी देवी ने प्रीति के बारे में सब कुछ बता डाला। सुनहरी देवी की बातें सुनने के बाद प्रिंसिपल चौहान बोले, इसका मतलब हमारा यह सोचना एकदम सही है कि आपकी बच्ची को अपना पिछला जन्म याद है और वह उसी से जुड़ी बातें कह रही है। सुनहरी देवी कहती हैं, हमने माजरा नाम से जुड़े कुछ गांवों में इस सब का पता लगाने का भी प्रयास किया, मगर सफलता नहीं मिल सकी। प्रिंसिपल चौहान ने कहा, अच्छा, गांव के बारे में आप इससे एक दफा फिर पूछें, मैं पूरे ध्यान से सुनने की कोशिश करूंगा। सुनहरी देवी ने प्रीति को गोद में उठा लिया, फिर प्यार से उसके बालों में हाथ फिराते हुए पूछा, कौन से गांव में रहते हैं तुम्हारे बापू? प्रीति ने एकदम से कहा, ऊन माजरा में। सुनहरी देवी ने चौहान से कहा, यह ऊन माजरा हमारी समझ से परे है, काफी पता लगा लिए लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। चौहान प्रीति के चेहरे को और एकटक देखते हुए कुछ सोचते रहे, फिर प्यार से बोले, यह ऊन माजरा कहाँ पड़ता है बेटी? नन्ही प्रीति कहने लगी, बहुत दूर है, वहां मेरे बापू हैं, मेरी अम्मा है, बहन है, भाई है, हमारा घर बहुत बड़ा है, मैं ऊपर छत वाले कमरे में रहती थी, वहीं पढ़ती थी। अच्छा, यह बताओ प्रीति, चौहान कुछ कहने को हुए तो प्रीति उनकी बात काटते हुए बोली, सर मेरा नाम प्रीति नहीं शीला है। चौहान कहने लगे, हाँ हाँ शीला, तो शीला बेटी यह बताओ कि जब तुम्हें उस घर की याद इतना सता रही है तो तुमने वह घर छोड़ क्यों दिया? प्रीति बोली, मैं मर गई थी। चौहान कहने लगे, उसके बाद तुम यहाँ कैसे आ गई शीला? प्रीति सुनहरी देवी की ओर इशारा करते हुए बोली, मैं तो भगवान के घर चली गई थी, ये लोग मुझे अपने घर ले आए। चौहान ने आगे पूछा, हम तुम्हें तुम्हारे बापू के पास कैसे लेकर जाएं? हमें तो रास्ता भी नहीं मालूम। प्रीति कहने लगी, बस से चले जाना, सड़क पर उतरकर पैदल चलना है, खूब दूर चलकर आएगा हमारा गांव। चौहान ने पूछा, कौन सी बस में जाएं बेटी? हमें तो यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे गांव कौन सी बस जाती है और वह हमें कहां से मिलेगी। प्रीति कहने लगी, ऊन माजरा बोल देना,
बस वाला सड़क पर उतार देगा, फिर पैदल चले जाना, मैं भी साथ चलूंगी और रास्ता बता दूंगी। मामला उलझा हुआ था। सुनहरी देवी द्वारा चौहान को बताए अनुसार ऊन माजरा गांव का पता लगाने के लिए उन्होंने काफी हाथ पैर पहले ही मार लिए थे। बच्ची से उस विषय पर और अधिक बातचीत करना एकदम बेकार था। जितना वह बता चुकी थी उससे आगे कोई जानकारी दे पाना उसके बस में नहीं था। लिहाजा चौहान ने सुनहरी देवी से कहा, अभी तो आप इसे घर लेकर जाएं, शाम को हम आपके यहाँ आएंगे। इसके पापा कितने बजे तक घर आ जाते हैं? सुनहरी देवी ने बताया, 7 बजे तक आ जाते हैं। शाम 7:30 बजे चौहान और अध्यापिका कृष्णा देवी प्रीति के घर पहुंचे तो टेकराम उनके ही इंतजार में थे। टेकराम ने पूछा, चौहान साहब, इस तरह के मामलों में बच्चा पिछले जन्म की बातों को कितने साल की उम्र तक याद रखता है? प्रिंसिपल चौहान ने कहा, ऐसा है टेकराम जी, आमतौर पर सुनने में आता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चा अपना पिछला जन्म भूलने लगता है, मगर आपको प्रयास करके प्रीति को उसके पिछले जन्म के माँ बाप से मिलवा देना चाहिए, वरना यह पढ़ लिख नहीं पाएगी, मन ही मन कुंठित होती रहेगी। टेकराम ने सवाल किया, यह सब तो ठीक है, मगर ऊन माजरा गांव की बाबत कहाँ से पता किया जाए? टीचर कृष्णा देवी ने राय दी, मेरे विचार से आपको इस बारे में अखबारों में छपवा देना चाहिए। उस समय में सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अखबारों के द्वारा ही खबर मिला करती थी। टेकराम उनकी राय से सहमत न होते हुए बोले, मैं नहीं चाहता कि प्रीति की पिछले जन्म के माँ बाप से मुलाकात हो। मुझे प्रीति से बहुत ज्यादा प्यार है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग प्रीति को ले जाएं या फिर प्रीति ही उनके साथ रहने की जिद करने लगे। प्रिंसिपल चौहान बोले, नहीं, आज के जमाने में इस तरह के रिश्तों पर कौन किसी से उसकी औलाद छीन सकता है? कृष्णा जी ठीक कहती हैं, आप प्रीति के बारे में समाचार छपवाकर उसके पिछले माँ बाप की तलाश करवाएं। मैं नहीं समझता कि इससे आपको कोई नुकसान होगा। टेकराम बोले, मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दीजिए और मेरी आपसे प्रार्थना है कि फिलहाल आप इस संबंध में किसी से बात ना करें, खास तौर पर किसी प्रेस वाले से। उस रोज बात यही खत्म हो गई। प्रिंसिपल चौहान और कृष्णा अपने अपने घर चले गए और आगे का घटनाक्रम खुद ब खुद एकदम तेजी से चल पड़ा। जिला रोहतक के अंतर्गत बहादुरगढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है नून माजरा। इस गांव की 2 लड़कियां मटिंडो गांव में ब्याही थी। मटिंडो गांव खरखोदा से 5 किलोमीटर के फासले पर है। इस गांव के कई ग्वाले खरखोदा में रोजाना दूध बेचने आते थे। टेकराम ने प्रीति के पुनर्जन्म की बात बाहर न निकलने देने में कितने भी प्रयास कर रखे हों, मगर बात बाहर निकलकर पूरे गांव में फैल ही गई थी। खरखोदा में दूध बेचते समय धर्मपाल नाम का एक ग्वाले ने भी यह बात सुनी तो उसने इसकी चर्चा मटिंडू में ब्याही शीला से कर दी। शीला ने छूटते ही कहा, मास्टर करण सिंह तो मेरे मायके नून माजरा में रहते हैं, उनकी भी लड़की का नाम शीला था जो कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मर गई थी। धर्मपाल ने कहा, प्रीति कहीं पिछले जन्म की वही शीला तो नहीं है? तभी शीला अपने पति को साथ लेकर उसी रोज टेकराम के घर पहुंच गई। प्रीति उस समय स्कूल गई थी। दोपहर के 2 बज रहे थे। प्रीति घर आई तो उसे देखकर शीला ने बेसाख्ता होकर कहा, हूबहू वही, अरे यह तो वही शीला है, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। आश्चर्यजनक बात यह भी रही कि प्रीति ने अपने गांव की शीला को तत्काल पहचान लिया। उससे बात करते हुए अपने परिवार के सदस्यों के अलावा गांव के अन्य लोगों के हालचाल भी पूछे। साथ ही वह शीला के साथ नून माजरा जाने की जिद भी करने लगी। अब यह स्पष्ट हो गया था कि प्रीति द्वारा ऊन माजरा कहा जाने वाला गांव में नून माजरा था। टेकराम उस वक्त अपनी ड्यूटी पर दिल्ली गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में प्रीति को कहीं ले जाना उचित न था। लिहाजा शीला यह कहते हुए अपने पति के साथ रवाना हो गई कि वह नून माजरा से मास्टर करण सिंह को बुलाने जा रही है। करण सिंह के परिवार में पत्नी अंगूरी देवी और 7 बच्चे थे। लड़कियां मुन्नी शीला और लड़के सुनील, हंसराज, देवेंद्र, जयप्रकाश और जितेंद्र। उनमें 2 सितंबर 1975 को पैदा होने वाली शीला अपने भाई बहनों में सबसे होशियार थी, पढ़ने में भी और घर बाहर के अन्य कार्यों में भी। 31 दिसंबर 1989 की शाम की बात है। उन दिनों शीला गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। घर में बंधे पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता थी। उस दिन भाई लोग घर पर नहीं थे, लिहाजा पढ़ाई से फारिग होकर शीला ही चारा लेने के लिए घर से निकल पड़ी। चारा लाने के लिए मुख्य सड़क पार करके दूसरी तरफ जाना पड़ता था। चारे का गट्ठर सिर पर लादे शीला घर लौटने को मुख्य सड़क पर पहुंची तो उधर टेम्पो आकर रुकी। टेम्पो के करीब से निकलकर शीला जरा ही आगे बढ़ी थी कि विपरीत दिशा से पूरे वेग से आ रही मारुति वैन से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नीले रंग की उस वैन से टकराते ही शीला के सिर से चारे का गट्ठर परे जा गिरा और स्वयं आसमान में 10-12 फीट ऊंचा उछलती हुई नीचे जमीन पर आ गिरी।
घायल शीला को तत्काल रोहतक मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, मगर वह फिर होश में न आई। 3 जनवरी 1990 को उसकी मौत हो गई। करण सिंह को शीला से बहुत प्यार था। उन्होंने मकान के ऊपरी मंजिल पर एक कमरा विशेष रूप से शीला के लिए ही बनवाया था। शीला की मौत के कुछ ही समय बाद उन्होंने भावुक होकर वह कमरा तोड़वा दिया। शीला को करण सिंह भुला नहीं पा रहे थे, फिर भी समय गुजरने के साथ उसकी स्मृतियां धुंधली होने लगी थी। अब पूरे 5 साल बाद गांव की ही एक अन्य शीला उनकी शीला की अनोखी खबर लाई। मटिंडो में ब्याही शीला जिस वक्त वहां पहुंची, करण सिंह किसी काम से दिल्ली गए हुए थे। वह किसी भी वक्त लौट सकते थे, लिहाजा उनका इंतजार किया जाने लगा। अगले रोज यानी 3 फरवरी 1995 को दोपहर को करण सिंह नून माजरा लौटे तो गांव में घुसते ही उन्हें शीला के पुनर्जन्म की समाचार मिल गया। उस समय उनके बड़े भाई मदन सिंह भी साथ थे। दोनों ने तत्काल टैक्सी पकड़ी और 65 किलोमीटर दूर स्थित टेकराम के घर जा पहुंचे। पूर्व जन्म के पिता को सामने पाकर प्रीति बापू बापू कहकर करण सिंह से लिपट गई। करण सिंह ने पीछे मुड़कर मदन सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे बेटी, मैं तेरा बापू नहीं हूँ, तेरे बापू तो यह पीछे खड़े हैं। प्रीति कहने लगी, बापू, यह आप क्या कह रहे हैं? वो तो मेरे ताऊ हैं। जब प्रीति ने ऐसा कहा तो करण सिंह ने प्रीति को उठाकर सीने से लगा लिया। मदन सिंह और करण सिंह ने घर परिवार के सदस्यों और गांव मोहल्ले के लोगों से लेकर उसके स्कूल के अध्यापकों अध्यापिकाओं तक के संबंध में जितने भी प्रश्न किए, प्रीति ने सभी प्रश्नों के एकदम सही उत्तर दिए। शाम को टेकराम के आ जाने पर जिद करके करण सिंह प्रीति को अपने गांव ले गए। घर से एक फलांग की दूरी पर प्रीति को टैक्सी से उतार दिया गया तो प्रीति अंधेरे में उछलती भागती अपने घर की दिशा में चलती हुई घर में घुस गई। रात में प्रीति को शायद ध्यान नहीं आया, मगर अगली सुबह उठते ही उसने ऊपर अपने कमरे में जाने की जिद की। फिर कमरा तोड़वा दिए जाने की बात जानकर वह बहुत दुखी हुई और करण सिंह से झगड़ा करने लगी। करण सिंह द्वारा कमरा दोबारा बनवा दिए जाने का वादा करने पर ही यह झगड़ा समाप्त हो सका। दिन निकलते ही टेकराम बेटी को लिवाने नून माजरा पहुंचे तो प्रीति ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उस समय तक खबर पाकर गांव के 3 गांवों के तमाम लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों पक्षों में से कोई किसी को धोखा तो नहीं दे रहा है। अलबत्ता यहाँ तो कुदरत का एक ऐसा करिश्मा घटित हो रहा था जो किसी की भी समझ से परे था। फिर इस प्रकरण में किसी तरह के अन्य मामलों के मुकाबले कुछ बातें काफी विचित्र थीं। शीला के जिस्म पर जो पैदाइशी निशान थे, वही सब प्रीति के जिस्म पर भी बचपन से ही थे। प्रीति की सूरत अपने अब के भाई बहन से न मिलकर पिछले जन्म के भाई बहनों से मेल खाती है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।